हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्स पेडागोगी की, जो कि फ्री नोट्स है, हिमांशी मैम के द्वारा दिया गया है और आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये पूरा जो नोट्स है इसका हम लोग निचोड़ निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ये हिंदी मीडियम नोट्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये क्या है, हिंदी मीडियम नोट्स है, गणित शिक्षा शास्त्र। ठीक है, शिक्षण गणित का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। ठीक है, ये शिक्षण गणित शिक्षण का क्या होता है, उद्देश्य होता है। बच्चे गणित का आनंद लेना सीखे, ऐसा उद्देश्य हम लोग का होता है। ठीक है, कि बच्चे जो है गणित का आनंद लेना सीखें। गणित को बच्चे के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना भी गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, बच्चों में तार्किक चिंतन, ठीक है, बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना भी गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, बच्चे गणित की मूल संरचना यानी अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति को समझे और त्रिकोणमिति को भी इसको समझे। ठीक है, यानी बच्चे गणित की मूल संरचना जो होती है, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि को समझे। डेविड व्हीलर कहते हैं कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना महत्वपूर्ण है, ना कि बहुत सारा गणित जानना जरूरी है। ठीक है, यानी डेविड व्हीलर का कहना है कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना महत्वपूर्ण होता है, ना कि बहुत सारा गणित जानना। ठीक है, जॉर्ज पोलिया जो है, उनके अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण के दो उद्देश्य होते हैं। जॉर्ज पोलिया के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण के दो उद्देश्य होते हैं। पहला होता है संकीर्ण उद्देश्य, जिसको बोलते हैं नैरो ऑब्जेक्टिव, और दूसरा होता है व्यापक उद्देश्य यानी उच्च उद्देश्य, या इसको हम बोल सकते हैं ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। यानी दो उद्देश्य कौन कौन से हो गए? नैरो ऑब्जेक्टिव्स और ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स। इसको हिंदी में नैरो को बोलते हैं संकीर्ण उद्देश्य और ब्रॉड को बोलते हैं व्यापक उद्देश्य या उच्च उद्देश्य। तो देखिए, संकीर्ण उद्देश्य क्या होता है? ये उद्देश्य रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करने पर जोर देते हैं, जो सामाजिक योगदान कर सकते हैं और आर्थिक विकास भी कर सकते हैं। यानी संकीर्ण उद्देश्य जो होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है रोजगार जो है, रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करना और सामाजिक जो कि वे क्या कर सकते हैं, वे सामाजिक योगदान कर सकें और आर्थिक विकास में भी अपना योगदान दे सकें। यह संख्यात्मक संक्रियाओं से संबंधित है, जैसे माप, अंश, प्रतिशत आदि। ठीक है, तो ये संख्यात्मक संक्रियाओं से संबंधित होते हैं, जैसे कि माप, अंश, प्रतिशत आदि। इस प्रकार का गणित का सीमित उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं का विकास करना होता है। तो इस प्रकार का जो गणित का सीमित उद्देश्य क्या होता है कि उपयोगी क्षमताओं का विकास करना होता है। अब देखिए, दूसरा जो हम लोग का टाइप है यानी उद्देश्य है, वो क्या है? व्यापक उद्देश्य, जिसको उच्च उद्देश्य भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो जो बच्चा है पहले गणितीय रूप से सोचे। ठीक है, बच्चा तार्किक चर्चा करे, बच्चा जो है विश्वासों के लिए तार्किक निष्कर्ष खोजे, अमूर्तता को समझे और किसी भी समस्या का समाधान खोजे, बाल संसाधनों का विकास करे। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य कौन कौन से हो गए कि गणितीय रूप से सोचे और फिर उसके बाद तार्किक चर्चा करे, विश्वासों के लिए तार्किक निष्कर्ष खोजे, अमूर्तता को समझे, किसी समस्या का समाधान खोजे और बाल संसाधनों का विकास करें। अब देखिए, पोलिया प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल जो है, पोलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, इसका क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? इसके 4 स्टेप हैं। पहला तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी जो भी हम लोग का समस्या है उसको आगे समझे, फिर उसके अनुसार क्या एक प्लान बनाए और फिर उस प्लान पे क्या करें? अमल करें, यानी अप्लाई करें उसको, और फिर लुक बैक एट द सॉल्यूशन, यानी उस जो भी सॉल्यूशन निकला उसको एक बार
फिर से देखें, ठीक है। तो पहला क्या बताया, पहला अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दूसरा मेक ए प्लान, तीसरा कैरी आउट द प्लान, चौथा लुक बैक द सॉल्यूशन। तो ये 4 स्टेप हैं जो कि पोलिया प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल का जो है ये है। अब देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार सभी बच्चों में संख्यात्मक सुनिश्चित करना प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है, यूईई, ठीक है। सभी बच्चों में संख्यात्मकता सुनिश्चित करना प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा। इस स्तर पर प्रगति मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। तो इस स्तर पे कैसी प्रगति होनी चाहिए, मूर्त से अमूर्त की होनी चाहिए, ठीक है। आकार, स्थानिक समझ, पैटर्न, मापन जैसे गैर संख्या क्षेत्रों को प्रोत्साहित करें और डेटा हैंडलिंग को भी प्रोत्साहित करें। गणितीय पहेलियाँ समस्या समाधान कौशल में मदद करती है। जो गणितीय पहेलियाँ होती है वो समस्या समाधान कौशल में क्या करती है, मदद करती है। बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद लेना सीखते हैं, ठीक है। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखते हैं, गणित सूत्रों से कहीं बढ़कर है। जो गणित है वो सूत्रों से कहीं बढ़कर है। बच्चे गणित को ऐसी चीज़ के रूप में देखते हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है, जिससे संवाद किया जा सकता है, आपस में चर्चा कर किया जा सकता है, साथ मिलकर काम किया जा सकता है। बच्चे अर्थपूर्ण समस्या प्रस्तुत करते हैं और उनका समाधान करते हैं। बच्चे रिश्तों को देखने, संरचनाओं को देखने, तर्क करने के लिए अमूर्तन का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे गणित की मूल संरचना, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति को समझते हैं और त्रिकोणमिति को भी समझते हैं, ठीक है। स्कूली गणित के मूल इसको त्रिकोणमिति को अभी नहीं रखेंगे इसमें। गणित के मूल विषय क्षेत्र सभी एक पद्धति प्रदान करते हैं रुकावट, संरचना और सामान्यीकरण के लिए। शिक्षक हर बच्चे को कक्षा में इस विश्वास के साथ शामिल करते हैं कि हर कोई गणित सीख सकता है, ठीक है। विजुअलाइजेशन और प्रतिनिधित्व ऐसे कौशल हैं जिन्हें विकसित करने में गणित मदद कर सकता है। सभी सीखना द्वंद्वात्मक संचार के बजाय खेल के माध्यम से होता है। संख्या अनुक्रम की भूमिका सीखने के बजाय बच्चों को शब्दों के खेल और गिनती के बीच के संबंध को छोटे छोटे समुच्चयों में के संदर्भ में समझाना चाहिए। गणितीय खेल, पहेलियाँ और कहानियाँ सकारात्मकता विकसित करने में मदद करती है। रवैया और गणित और दैनिक सोच के बीच संबंध बनाने में, ठीक है। छात्रों को बीजगणितीय संकेतन से परिचित कराया जाता है और इसका उपयोग समस्याओं को हल करने में किया जाता है। अंतरिक्ष और आकृतियों के व्यवस्थित अध्ययन और उनके समेकन के लिए सामान्यीकरण माप का ज्ञान होता है। इस स्तर पर सीखने से छात्रों को स्थानिक तर्क को समृद्ध करने का अवसर मिलता है और दृश्य मंत्र को भी। एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर बल देता है क्योंकि यह सक्रिय अधिगम पर केंद्रित है। आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की भागीदारी, ठीक है। संकल्पना मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग, यह एक योजनाबद्ध रेखा चित्र है जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। यह एक श्रेणीबद्ध संरचना है, इसे शिक्षक या शिक्षार्थी द्वारा बनाया जा सकता है।
यह पूर्व ज्ञान के साथ नई अवधारणा को जोड़ता है। यह एक तरीका है जो सीखने को सफल बनाता है। अब देखिए विजुअलाइजेशन जो है पहला स्टेप होता है हम लोग का। इसमें क्या किया जाता है, शेप्स और उसके शेप क्लासेज ऑफ शेप्स के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड जो फर्स्ट है हमारा एनालिसिस, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स के बारे में हम लोग जानते हैं। फिर जो थर्ड है हमारा वो क्या है, थर्ड में आ जाएगा रिलेशन एमॉन्ग प्रॉपर्टीज और डिडक्टिव सिस्टम, और डिडक्शन में क्या आ जाएगा, डिडक्शन सिस्टम, और राइगर में क्या हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम। यानी पहले हम लोग शेप्स को जानेंगे, शेप्स को जानने के बाद हम लोग उसके क्लासेस को जानेंगे, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, फिर ये दोनों जो है शेप्स में और इसमें रिलेशन बैठाएंगे उसके प्रॉपर्टी में, फिर डिडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो विजुअलाइजेशन शेप्स कितने स्टेप हो गए, इसके 5 स्टेप हो गए। विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, डिडक्शन, राइगर। अब देखिए ज्यामितीय चिंतन का वैन हिले सिद्धांत अलग अलग वर्णन करता है। समझ का वह स्तर जिसमें छात्र ज्यामिति सीखते समय आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ज्यामितीय विचार का वैन हिले सिद्धांत क्या है, चक्षुषीकरण। पहला जो है जो 0 स्तर होता है वो क्या होता है, चक्षुषीकरण, जिसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, छात्र की क्षमता क्या होता है, आकार के आधार पर आकृतियों का वर्णन करते हैं। बच्चा क्या करता है, आकार के आधार पर आकृतियों का वर्णन करते हैं। जो पहला स्तर है वो होता है विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनालिसिस। तो इसमें आकृतियों का वर्णन उनके गुणों के आधार पर करते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा स्तर होता है अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। गुणों के महत्व को पहचानता है और उनके बीच संबंध बैठाता है, जो छात्रों की तार्किक रूप से सहायता करते हैं आकृतियों के गुणों को क्रम में बैठाने में, ठीक है। तीसरा स्तर है औपचारिक चरण, फॉर्मल डिडक्शन। इसमें तार्किक तर्क क्षमता प्राप्त करता है और प्रमेयों को सिद्ध करता है निगमनात्मक रूप से। और चौथा है राइजर, ठीक है, विभिन्न धारणाओं में प्रमेयों की स्थापना और विश्लेषण करता है। एक क्वेश्चन है कि वैन हिले के अनुसार बच्चे ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर आकलन कर सकते हैं, एक साथ आकृतियों के संग्रह के गुण को, ठीक है। पहला दिया है स्तर 4 कठोरता, दूसरा दिया है स्तर 2 अनौपचारिक कटौती, तीसरा दिया है लेवल 0 यानी स्तर 0 विजुअलाइजेशन, और जो डी दिया है वो दिया है स्तर 1 विश्लेषण, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कहा गया है कि एक साथ आकृतियों के संग्रह के गुण, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो था किस में दिया था, तो एक साथ आकृतियों के वर्णन, ठीक है, वर्णन उनके गुणों के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी आंसर, विश्लेषण, ठीक है, यानी एनालिसिस, ठीक है। ये आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। यानी वैन हिले के अनुसार बच्चे ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर आकलन कर सकते हैं, एक साथ आकृतियों के संग्रह के गुण, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति सरल मूल आकार की पहचान तक सीमित होना चाहिए। शिक्षक को सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देकर प्रारंभ करना चाहिए। बच्चों को सहज ज्ञान युक्त समझ विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए, ठीक है। व्यापक ज्यामिति शब्दावली विकसित करना प्राथमिक स्तर पर एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए वांछनीय अभ्यास की पहचान करें, तो हो जाएगा वो सी आंसर। बच्चों को सहज ज्ञान युक्त समझ विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। अब देखिए सिमेट्री क्या होता है, समरूपता। एक दूसरे के सामने या धुरी पर चारों ओर बिल्कुल समान भागों से बने होने की गुणवत्ता। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। अगर हम इसको ऐसे बीच से काट देंगे तो ये दोनों जो टुकड़ा है एकदम सेम दिखेगा, तो इसी को बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है। अब देखिए टेसलेशन यानी टाइलिंग, ये क्या होता है। टेसलेशन तब बनता है जब एक आकार बार बार एक विमान को ढकने पर दोहराया जाता है बिना किसी अंतराल या ओवरलैप के। ठीक है। तो ये देखिए ये जो है टाइलिंग यानी टेसलेशन का एक एग्जाम्पल है। रेगुलर टेसलेशन कंपोज ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड हेक्सागोन्स। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक है। तो टेसलेशन तो है, समरूपता भी है, सिमेट्री भी है, पैटर्न भी है, अनुपात को नहीं रखा गया इसके अंतर्गत, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए डिडक्शन और इंडक्शन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक रीजनिंग यानी आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। देखिए आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क क्या होता है। डिडक्टिव रीजनिंग पहले से ज्ञात निष्कर्षों पर आधारित निष्कर्षों को पढ़ने की प्रक्रिया है, और आगमनात्मक तर्क उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो देखिए आगमनात्मक विधि क्या होता है, इस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। यह विशेष से सामान्य, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात तक के नियमों का पालन करती है। आगमनात्मक विधि के चरण क्या क्या होते हैं, पहले उदाहरण देकर निष्कर्ष निकालें, निर्माण अवधारणा करें, उदाहरणों के आधार पर अवधारणा का सत्यापन करें। तो ये किसके चरण हो जाएंगे, आगमनात्मक विधि के चरण हो जाएंगे। ठीक है। ये हो जाएगा, आगमनात्मक को बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। और ये डिडक्टिव रीजनिंग किसको बोलते हैं, निगमनात्मक तर्क को। देखिए डिडक्टिव विधि यानी डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, निगमनात्मक तर्क। इस विधि में पहले नियम दिए जाते हैं, फिर उन्हें उदाहरणों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। यह सामान्य से विशेष तक, अमूर्त से मूर्त तक और अवधारणा से अधिकतम नियमों का पालन करता है। निगमनात्मक विधि के चरण क्या होंगे, अवधारणा का ज्ञान प्रदान करेगा, विभिन्न उदाहरणों में अवधारणा का उपयोग करेगा, अवधारणाओं की सच्चाई का परीक्षण करेगा, अन्य उदाहरण का हवाला देकर अवधारणा की सच्चाई का सत्यापन करेगा। यानी डिडक्टिव विधि क्या होता है, इसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर उसके बाद उसे उदाहरण द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ये सामान्य से विशेष तक होता है, अमूर्त से मूर्त तक होता है, और अवधारणा से अधिकतम नियमों का पालन करता है। ठीक है। और इसी के उल्टा क्या था, निगमनात्मक विधि में क्या था कि इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। ये क्या होता है, विशेष से सामान्य तक, मूर्त से अमूर्त तक और ज्ञात से अज्ञात तक के नियमों का पालन करता है। ठीक है। और देखिए जस्ट ये उल्टा हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये विशेष से सामान्य हो जा रहा है और यहाँ पे सामान्य से विशेष हो जा रहा है। ये मूर्त से अमूर्त होता है, ये अमूर्त से मूर्त होता है, ये ज्ञात से अज्ञात होता है। ठीक है। ये ज्ञात से क्या हो जाता है, ये ज्ञात से अज्ञात हो जाता है, और ये अवधारणा से अधिकतम नियमों का पालन करता है। अब देखिए ये
निगमनात्मक विधि के चरण कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा अवधारणा का ज्ञान प्रदान करें, विभिन्न उदाहरणों में अवधारणा का उपयोग करें, अवधारणाओं की सच्चाई का परीक्षण करें, अन्य उदाहरणों का हवाला देकर अवधारणा की सच्चाई का सत्यापन करें। अब देखिए एक क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने शीट बांटी, उसमें समकोण त्रिभुज खींचे और बच्चे से इनके बीच संबंध खोजने को कहा। एक त्रिभुज की भुजाएं। उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया, तो किसका प्रयोग किया? तो पहले उसने उदाहरण दिया। तो उदाहरण जो पहले किस में दिया जाता है? तो पहले उदाहरण दिया जाता है आगमनात्मक विधि में, ठीक है। इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बाद नियम समझाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें पहले क्या किया जाता है? उदाहरण दिया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है। इसमें पहले क्या दिया जाता है? उदाहरण दिया जाता है, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। अब देखिए टीचिंग की उत्पत्ति टू रीच से हुई, जिसका अर्थ होता है निर्देश देना। ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कुछ ज्ञात होता है, ठीक है। शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? जॉन एडम ने। संकीर्ण अर्थ होता है। टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ठीक है। त्रिध्रुवीय का मतलब क्या हुआ? ट्राइपोलर प्रोसेस है, ठीक है। टीचर जो है, टीचर, स्टूडेंट और सरिकुलम, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, ये तीनों क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री, पहला क्या होना चाहिए? देशज होना चाहिए। दूसरा प्रभावशाली होना चाहिए, वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। चौथा दिलचस्प होना चाहिए और दीर्घकाल तक रहना चाहिए और सीखने में यादगार होना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा अधिगम सामग्री कैसा होना चाहिए? पहला तो देशज होना चाहिए, यानी इंडिजीनियस होना चाहिए। दूसरा प्रभावशाली होना चाहिए, यानी इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तीसरा वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। चौथा दिलचस्प होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। पांचवा दीर्घकाल तक रहना चाहिए। छठा सीखने में मददगार रहना चाहिए। अब देखिए जो पहला जो सामग्री है मैथ के लिए, ये है जियो बोर्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं जियो बोर्ड। यह एक स्क्वायर बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती है, यहाँ पे कील लगा हुआ है, ठीक है। रबर बैंड के माध्यम से ज्यामितीय माप के उपयोग के साथ और संख्यात्मक अवधारणाओं को समझाने के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? रबर बैंड लगा होता है जिसके थ्रू हम लोग शेप बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे रबर का यूज करके हम लोग स्क्वायर बना लिए। यहाँ पे रबर का यूज करके हम लोग क्या बना लिए? रेक्टेंगल बना लिए, ठीक है। तो जियो बोर्ड का यूज होता है ज्यामिति और संख्यात्मक अवधारणाओं को समझाने के लिए, ठीक है। जियो बोर्ड याद रखिएगा, जियो बोर्ड। अब देखिए अबेकस, ठीक है। अबेकस क्या होता है? अबेकस एक प्राचीन गणितीय तंत्र होता है। यह आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है जिसमें छड़ें होती है और उन पर स्वतंत्र रूप से फिसलने वाला मोतियों के साथ क्या होता है? ये होता है, मोती होता है, ठीक है। इसको फिसला के इधर उधर किया जा सकता है। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? जोड़, घटाव, गुणा की अवधारणाएं, भाग, भिन्न को अभी छोड़ दिए, वर्गमूल, स्थानीय मान आदि बनाए जा सकते हैं और इससे बहुत आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। तो एक तरफ से ये एक गेम होता है, ठीक है, जिससे हम लोग मैथ बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला ग्राफ पेपर, ठीक है। तो ग्राफ पेपर तो आप लोगों ने यूज किया होगा। ग्राफ पेपर व्याख्या करने के लिए ग्राफ पेपर सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम संसाधन है दशमलव संख्या की अवधारणा के लिए, ठीक है। तो ये ग्राफ पेपर तो हम लोगों ने यूज किया है। पाई चार्ट, देखिए पाई चार्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं पाई चार्ट।
एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व संबंध दिखाता है, संपूर्ण और उसके भाग के बीच संबंध भी दर्शाता है। डीएनस ब्लॉक क्या होता है? डीएनस ब्लॉक, ठीक है, डीएनस ब्लॉक ये जोड़ तोड़ करने वाले उपकरण हैं जिनका उपयोग बुनियादी जोड़ घटाव की गिनती, स्थान सिखाने के लिए किया जाता है। मूल्य और गुणन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: यूनिट, रॉड, फ्लैट और क्यूब, ठीक है। धन इकाइयाँ क्या होता है? छड़ दसियों, फ्लैट सैकड़ों, ठीक है। छड़ का मतलब यहाँ रॉड होगा, ठीक है। धन हजारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये यूनिट है, ये यूनिट है, ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये यूनिट है। तो इसको बोलते हैं डीएनस ब्लॉक। अब देखिए, यूनिट किसको डिनोट करेगा? 1 को, रॉड किसको करेगा? 10 को, फ्लैट किसको करेगा? 100 को, क्यूब किसको करेगा? 1000 को, ठीक है। तो 3 आयामी शिक्षण सहायक सामग्री होते हैं ये साधन वास्तविक चीज़ों की समझ प्रदान करते हैं और ये वास्तविक वस्तुएं नमूने मॉडल कठपुतलियाँ होती है। देखिए, गणित का लंबा आकार, ठीक है, गणित का लंबा आकार टॉल शेप। गणित का लंबा आकार वह है जहाँ किसी एक विषय में महारत हासिल करना गणित के आने वाले संप्रत्यय को सीखने के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए ब्लूम टेक्सोनोमी, ठीक है, इसमें क्या कहता है? पहले नॉलेज लीजिए, फिर उससे कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, फिर एप्लीकेशन कीजिए, फिर एनालिसिस कीजिए, फिर सिंथेसिस कीजिए और फिर इवोल्यूशन कीजिए। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पहले रिमेंबर कीजिए, फिर अंडरस्टैंडिंग कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए, फिर एनालाइजिंग कीजिए और ये जो है जो 5वां नंबर हो जाता है इवोल्यूशन कीजिए और फिर उसके बाद क्रिएट कीजिए, ठीक है। ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हो जाता है। कौन कौन सा? रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग। और ये हायर ऑर्डर स्किल हो जाता है कौन कौन? एनालाइजिंग, इवोल्यूशन, क्रिएटिंग, ठीक है। तो ये ब्लूम टेक्सोनोमी होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है। प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे गणित क्यों सीखते हैं? इसका आकलन नहीं करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करना, गणितीय अवधारणाओं की समझ, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं के उत्तर देने में शुद्धता, तर्क कौशल का विकास, ठीक है। तो प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसका आकलन नहीं करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें दिया है गणित की समस्याओं के उत्तर देने में शुद्धता। फिर अगला क्वेश्चन है, अनपढ़ दुकानदार द्वारा प्रयोग किया गया गणित गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है, ठीक है। गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है। सभी गणितीय समस्याओं के हल करने में उपयोगी है। में अस्पष्टता है और इसमें शुद्धता का स्तर बहुत कम होता है। हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में चर्चा की जानी चाहिए और उससे संबंधित समस्याएं पूछना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं। इस तरह के बच्चों को गणना के लिए छोटे कदम बताए जा सकें। विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि में वृद्धि करना, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशलों को परिभाषित करना, बच्चों को साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं को और कौशलों को परिभाषित करना। फिर उसके बाद है, कक्षा में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है? योग करने का तरीका समझाते हुए शिक्षक, तुकबंदी के रूप में गिनती सुनाने वाले शिक्षक, ब्लैक बोर्ड से नकल करते बच्चे, अन्वेषण में लगे बच्चे। तो कौन सा हो जाएगा? अन्वेषण में लगे बच्चे। देखिए, लिखित भाषा, लिखित प्रतीक, जोड़ तोड़ मॉडल, स्थिर चित्र, बोले जाने वाली और वास्तविक दुनिया की स्थितियाँ,
या संदर्भ गणितीय सोच को प्रदर्शित करने के 5 तरीके होते हैं। तो 5 तरीके गणितीय सोच को संदर्भ प्रदर्शित करने के 5 तरीके कौन कौन से होते हैं? लिखित भाषा, लिखित प्रतीक, जोड़ तोड़ मॉडल, स्थिर चित्र, बोले जाने वाली और वास्तविक दुनिया की स्थितियाँ या संदर्भ गणितीय सोच को प्रदर्शित करने के 5 तरीके होते हैं। शिक्षार्थी को संख्याओं या और गणना के साथ समस्या होने पर वह अक्षमता से अवगत होता है, जैसे डिस्कैलकुलिया, ठीक है। यानी ये एक तरह से बीमारी है जिसमें बच्चों को संख्या और गणना के साथ समस्या होने पर समस्या होता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है, क्योंकि यह बहुत कठिन और बड़ी नहीं होनी चाहिए। अवधारणाओं को संदर्भों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे स्पष्ट विचार मिलते हैं। विषय और छात्रों में कम भ्रम पैदा होता है। पुस्तक में हल की गई समस्याओं के साथ साथ आकृतियाँ, रेखा चित्र भी शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कब होगी? जब यह कठिन और बड़ी नहीं होगी, ठीक है। अवधारणाओं को संदर्भों के माध्यम से पेश किया गया हो और इसमें स्पष्ट विचार मिलते हो, विषय और छात्रों में कम भ्रम पैदा करता हो, पुस्तक में हल की गई समस्याओं के साथ साथ आकृतियाँ, रेखा चित्र भी शामिल होता है। तो हम लोग का ये जो मैथ का पेडागोजी था वो अब समाप्त हो गया है और हम लोग इसको एक बार और रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन में।